ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू आवर द जो अकाउंट्स का जो डेफिनेशन था उसको हमें क्लियर करना था। इससे पहले मैंने इससे पहले के टॉपिक मैंने आपको समझाया कि व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड व्हाट आर द नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, या हम जिसे सोशल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। और वहां पे हमने ये सीखा कि हम अपने अकाउंट्स में सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को प्लेस देंगे, उसी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में मेजरमेंट कर पाए। दैट्स वाई अकाउंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट भी आता है कि अकाउंटिंग इज द क्वांटिटिव अप्रोच, इट इज नॉट द क्वालिटिव अप्रोच। अब हम आते हैं आज प्रोसेस के ऊपर। अब देखेंगे हम बेटा कि अकाउंटिंग इज इन सिस्टम और एन आर्ट ऑफ, मैंने पहले भी बताया था, फिर दोबारा से एक बार मैं बता रहा हूं, इट इज इन सिस्टम और एन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या है। मैंने ये चारों चीजें हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ करना है, तो पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को समझना जरूरी था और हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन समझ लिया। एंड कम्युनिकेट टू द अकाउंटिंग यूजर, फिर हम उसको अपने क्या करते हैं, अकाउंटिंग यूजर को कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इंटरनल यूजर होता है एंड एक्सटर्नल यूजर होता है, जो कि आज हम पूरी क्लियर करेंगे। नाउ वी गो टू वन बाय वन वर्ड। सबसे पहले कहा अकाउंटिंग इज अ सिस्टम और आर्ट ऑफ कलेक्टिंग। बेटा कलेक्टिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कलेक्टिंग का मतलब होता है कोई भी इवेंट अगर होता है, इवेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? जो भी हमारा इवेंट होगा हम उससे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, और डाटा जब भी कलेक्ट करेंगे, उस डाटा को जब भी करेंगे जब हम उस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई। पहला स्टेप इवेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो सपोज कि परचेजर एंड सेलर आपस में आके मिलते हैं, एक परचेजर है और एक सेलर है, एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होगा, उस ट्रांजेक्शन्स को हम कहेंगे इवेंट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, अब ऐसा नहीं है कि सेलर एंड परचेजर दोनों मिले हैं तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन ही होगा। इसको मैं अभी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि इवेंट हुआ, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उस आइडेंटिफाई से हम रिकॉर्ड करना है। हमें कब रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे, देखो अभी हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या फिर सोशल ट्रांजेक्शन है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो परचेजर एंड सेलर है दोनों आपस में एक जगह पे दुकान पे मीटिंग कर रहे हैं, परचेजर एंड द सेलर है बेचने वाला, परचेजर जो है खरीदने वाला। सो परचेजर एंड सेलर दोनों एक जगह पे। नाउ इट इज नॉट नेसेसिटी बेटा कि आज के डेट पे कोई फिजिकल प्लेस नहीं रह गया, यू कैन ऑनलाइन ऑल्सो। कोई मुंबई बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, वो भी परचेजर एंड सेलर है। सो परचेजर एंड सेलर का मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में मिले बैठे, अगर मिले आपस में मिले बैठे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूर दूर भी हो सकता है, ठीक है। सो जब दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, और वो ट्रांजेक्शन जब इन्वॉल्व हो रहा है, हम ये लेके चलते हैं कि दोनों फिजिकल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो परचेजर और सेलर जो है किसी सामान को जो है 12,000 रुपए में बेचना चाहता है और परचेजर उसको 10,000 रुपए में खरीदना चाहता है। ये इन दोनों के बीच में अभी ट्रांजेक्शन चल रही है। सेलर उसकी कीमत कहता है 12,000, परचेजर कहता है नहीं भाई साहब 10,000 रुपए। फिर दोनों के बीच में आपस में थोड़ा सा कंप्रोमाइज होके मान लो इन दोनों के बीच में 11,000 रुपए में डील फाइनल हो जाता है और ट्रांजेक्शन हमारी हो जाती है। दिस इज योर बीटी। ये क्या हो गया हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। दोनों बैठे, दोनों का प्राइस का जो है डिफरेंस आ रहा था, मगर दोनों आपस में बैठ के फिर एक फाइनल रेट पे उन्होंने डील को फाइनल कर दिया। सेलर ने सेल कर दिया, परचेजर ने परचेज कर लिया, मॉनेटरी टर्म्स यहां पे आ गया, दैट इज 11,000। दिस इज योर बिजनेस ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं। इसी का हम दूसरा देखते हैं सोशल ट्रांजेक्शन। दोनों सेम परचेजर एंड सेलर, फिर से वही प्लेस हम लेते हैं, फिजिकल प्लेस, दोनों आमने सामने बैठे हैं, बातचीत करा, हाँ भाई साहब ये सामान कितने का है? उसने बोला भाई साहब 12,000 रुपए का। नहीं यार महंगा बता रहे, 12,000 का तो वहां 10,000 का मिल रहा। वो दोनों आपस में भी फिलहाल बात ही कर रहे हैं। फिर बात करते करते फिर पीएम मोदी के बारे में बात करने लग गया। हाँ पीएम मोदी बहुत देश का बहुत अच्छा नेता है, वो बोला नहीं बेकार है, ठीक है वो है अभी कोविड। फिर उन्होंने कोविड-19 पे बात करना चालू कर लिया, फिर अमेरिका पहुंच गए, फिर स्पेन पहुंच गए, फिर फ्रांस पहुंच गए। सेम परचेजर एंड सेलर है, मगर बात स्टार्ट हुई उनका सेल एंड परचेज से, मगर लास्ट में वो फ्रांस में पहुंच गए कि वहां इतने आदमी मर गए, स्पेन में इतने आदमी मर गए, वहां की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। यहाँ तब तक बीच में चाय भी आ गया और उन्होंने आपस में गॉसिप मार के एक एक
कप जो है दोनों ने चाय, सेलर ने चाय मंगा दिया, जब बैठा है भाई चाय मंगा दिया और दोनों चाय पी के परचेजर बाय और टाटा करके निकल गया, सेलर अपना दुकान पे बैठा रह गया। हियर इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ क्योंकि यहां पे इवेंट तो हुआ, इवेंट बना, दोनों के बीच में आपस में इवेंट हुआ, मगर वो इवेंट जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ। दोनों ने आपस में बैठा, पॉलिटिक्स की बातें करी, इंडिया से फ्रांस, इटली, जापान और अमेरिका चले गए और एक एक कप चाय पिया और अपने अपने घर चले गए। सो दिस इज आवर द फर्स्ट ड्यूटी, फर्स्ट स्टेप इन आवर अकाउंट्स, इवेंट एंड टू आइडेंटिफाई। अगर वो आइडेंटिफाई होता है दैट इज अ कलेक्टिंग। तब अगर हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है तब हम उस डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट हो गया, कलेक्ट करने के बाद क्लियर हो गया बच्चे, बीटी ट्रांजेक्शन को हम इवेंट को आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई कर देना है और आइडेंटिफाई में अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को नाउ द लेट्स स्टार्ट, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को बीटी को पहला स्टेप बोला बच्चे ने, फर्स्ट स्टेप इट इज इन रिकॉर्डिंग, द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर अकाउंटिंग सिस्टम। पहला आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है तब अकाउंट्स कहता है कि दैट शुड बी रिकॉर्डिंग, दैट शुड बी रिकॉर्डेड एंड इन विच मैनर, इट इज एन सिस्टमेटिक मैनर। बार बार मैं कहता हूं कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको हमें एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उस सिस्टमेटिक मैनर को रिकॉर्ड करने के सिस्टम को हम कहते हैं बच्चे जर्नल। क्या कहते हैं, जर्नल। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आइडेंटिफाई करने के बाद पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स का एंड इट इज नॉन एज जर्नल। जर्नल कहते हैं हम इसके, जर्नल भी कहते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हमारा जर्नल है। अब ये जर्नल बहुत तरीके के होते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, आज का हमारा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं जर्नल को यहां पे छेड़ दिया मैंने तो आपकी पूरी क्लास इसी में ही निकल जानी है, क्योंकि आने वाले 10-11 चैप्टर तो जनरल ही जनरल है, ठीक है। सो अभी हम इसको यहाँ पे रोकेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि अकाउंट्स का हमारा जो पहला स्टेप अकाउंट्स ने हमें बताया है कि इट मस्ट बी रिकॉर्डेड, बट इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द जनरल फॉर्मेट। व्हाट इज जनरल फॉर्मेट, हाउ वी डू इट, विल वी हैव द चैप्टर फ्रॉम 8 क्लास, चैप्टर 8 से स्टार्ट होता है हमारा जर्नल, वहां जाके हम सीखेंगे। अब देखो, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हमने जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है, आप एक दिन में 20 से लेके 30 ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हो मान लो, ठीक है। पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको बता दिया कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सेल हुआ, परचेज हुआ, बैंक में पैसा डाल रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो, सप्लायर को पैसा दे रहे हो, अपने कस्टमर से पैसा मंगा रहे हो, ये सारे हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शंस है। और एक दिन में एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन या शॉपमैन या शॉपकीपर 20 से 30 ट्रांजेक्शन अगर मिनिमम अगर वो करता है तो उसको पर डे, डे टू डे हर ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहिए और करेगा। ये पर डे का काम हो गया बेटा। क्या हो गया, रिकॉर्डिंग जो होता है दिस इज ऑन द पर डे बेसिस। पर डे बेसिस से हम अपने ट्रांजेक्शन को, हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। शाम में बैठ के अकाउंटेंट का काम है सारे ट्रांजेक्शन का वाउचर, स्लिप, बिल, कैश मेमो, बिल वगैरह सब कुछ इकट्ठा करके जर्नल में रिकॉर्ड कर देता है। क्या कर देता है बेटा, जर्नल में रिकॉर्ड कर देता है, क्योंकि डेली का ट्रांजेक्शन होना है, अगर नहीं रिकॉर्ड करेगा तो भूल जाएगा। अब अकाउंट्स ने सेकेंड स्टेप हमें बोला, हम पहला स्टेप यहीं से लेके चलते हैं रिकॉर्डिंग से लेके, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमें बोला, सेकेंड स्टेप बोलता है क्लासिफाइंग। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो आपने पहला स्टेप में क्या करा बच्चे, पर डे 20 to 30 ट्रांजेक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्या करा हमने, पर डे 20 to 30 ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। महीने में इट्स अराउंड पूरे के पूरे 1000 ट्रांजेक्शन हो गया। सपोज कि पूरे के पूरे कितने ट्रांजेक्शन आपने महीने में पास कर लिया, अराउंड 1000 ट्रांजेक्शन। अब देखना बेटा वन बाय वन स्टेप। सो 1000 ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर दिया। उस 1000 ट्रांजेक्शन में हो सकता है 600 बार आपका सेल हुआ हो, 200 बार आपने परचेज भी किया होगा, क्योंकि फ्री में तो बेचोगे नहीं, परचेज भी करा होगा। 50 बार आपने बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर दिया होंगे, चेक लिया होंगे, चेक दिया होंगे, चेक जमा कराया होगा, ठीक है। 10 से 20 बार आपने कैश के ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व किए हैं, मेनी मोर, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं अकाउंट्स के अंदर। इस तरीके से टोटल आपने एक महीने के अंदर 1000 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व किया। अब जो ऑनर है
ऑनर अपने अकाउंटेंट को बुलाता है और ये सिर्फ वो कहता है कि भैया मेरे को जो है मेरा जो पूरे महीने के अंदर बैंक की एक बार ट्रांजेक्शन बताओ यार कि बैंक का क्या पोजीशन चल रहा है, हमारा क्या है, बैंक का क्या सिस्टम है। तो रिकॉर्ड तो हमने कर रखा है, ये जो 1000 ट्रांजेक्शन है उसमें बैंक के भी ट्रांजेक्शन 50, 60 या 100, 150 बैंक के भी ट्रांजेक्शन होंगे। मगर अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, उन 50 ट्रांजेक्शंस को, बैंक के ट्रांजेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए उसको 1000 ट्रांजेक्शन को चेक करना पड़ेगा कहां कहां पे बैंक है, क्योंकि रिकॉर्ड तो कर दिया था उसने जनरल के फॉर्मेट में। मगर एक बैंक के ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको 1000 ट्रांजेक्शंस को क्रॉस करने पड़ेंगे। तो एक ट्रांजेक्शन के लिए 1000 ट्रांजेक्शन चेक करना। इसी तरीके से सेल का ट्रांजेक्शन, इसी तरीके से परचेज का ट्रांजेक्शन अगर मालिक ने मांग लिया, ऑनर ने मांग लिया, तो वो दिन भर बैठ के यही देखता रहेगा ट्रांजेक्शन कहां है। ठीक है, रिकॉर्ड तो हुआ है बट वो रिकॉर्ड जो है खिचड़ी पक गई है एक ही जगह पे, सारा खिचड़ी पका हुआ है। सेल भी है, परचेज भी है, बैंक का ट्रांजेक्शन भी है, राम का ट्रांजेक्शन भी है, कैश का भी ट्रांजेक्शन है, सारे ट्रांजेक्शन जनरल के अंदर पड़ी हुई है। अकाउंट्स ने दूसरा स्टेप उठाया बेटा, दूसरा स्टेप, क्योंकि स्टेप तो है। सेकेंड स्टेप है क्लासिफिकेशन, दैट इज अ क्लासिफाइंग। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा जनरल है, ये जो हमने यहां पे बिल्कुल जनरल बना रखा है, हमारा जनरल है, ये जो जनरल बना रखा है, ये जनरल जो हमारा खिचड़ी पका हुआ है, यहां पे अब हम क्या करेंगे, अकाउंटेंट क्या करेगा, इन जनरल में से सबकी सेपरेट बुक तैयार करेगा। क्या करेगा, क्लासिफिकेशन कर देगा। कैश की सारी ट्रांजेक्शन ढूंढ के कैश बुक में रिकॉर्ड कर देगा, सेल की सारी ट्रांजेक्शन ढूंढ के सेल्स अकाउंट में डाल देगा, परचेज की सारी ट्रांजेक्शन ढूंढ के परचेज अकाउंट में डाल देगा। ये उसका काम है। दैट मीन्स ही प्रिपेयर्ड द सेपरेट अकाउंट। और इसी सेपरेट अकाउंट को बच्चे हम अकाउंट में एक नाम देते हैं, इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, एंड दिस इज नॉन एज लेजर। क्या है इसको, लेजर। और जब हम जर्नल से इसको लेजर में लेके जाते हैं, देन इट्स कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। इसे हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। अब लेजर पोस्टिंग में क्या हो गया, सेकेंड स्टेप आ गया आपका, दिस द सेकेंड स्टेप। जनरल क्या था, खिचड़ी। जनरल में सारे खिचड़ी पके हुए थे, यहाँ पे पूरे के पूरे 1000 ट्रांजेक्शन थे। अब हमने लेजर में क्या कर दिया, देखो आपके सामने है। कैश की सारी ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में ले जाएंगे, परचेज की सारी ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में सेपरेट बुक में ले जाएंगे, सेल की सारी ट्रांजेक्शन सेल अकाउंट में ले जाएंगे, बैंक की सारी ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में ले जाएंगे, एंड सो मेनी मोर। इस तरीके से अकाउंट्स में हमारा 50 to 60 लेजर्स होते हैं। क्या होते हैं, लेजर्स। और इन सबको हम कहते हैं कैश लेजर, परचेज लेजर, सेल्स लेजर, बैंक लेजर। नाउ हियर, यहां पे अगर ऑनर कहता है अब अपने अकाउंटेंट को कि भाई मेरे को 2-3 महीने का परचेज का रिपोर्ट दिखाओ, तो अब उसको टेंशन नहीं है, 2-3 महीने में तो 3000 ट्रांजेक्शन जनरल में कर चुके होंगे वो, क्योंकि ये रफली रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्ड करके एक बार रख दो, नहीं तो भूल जाओगे। महीने में या 15 दिन में, याद रखना ये जो प्रोसेस है, दिस इज द बेसिकली मंथली। ये जो प्रोसेस है हमारा क्या होता है, दिस इज मंथली। ये मंथली होता है। मंथ में एक बार बैठ के इन जनरल में से सारे लेजर्स को अलग अलग बना दिया जाता है। अब अगर ऑनर को कैश का अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, सीधा अकाउंटेंट कैश लेजर दिखा देगा, ये रहा सर कैश का लेजर, पूरा 2 महीना क्या 6 महीना क्या पूरा साल का, आप देख लो यहाँ पे क्या है। उसको अगर परचेज का इंफॉर्मेशन चाहिए, परचेज का लेजर प्रिपेयर्ड है, परचेज का लेजर मालिक को शो कर देगा। बट ऊपर जनरल में क्या था, जनरल में प्रॉब्लम थी। एक परचेज को देखने के लिए 3000 ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा, 4000 ट्रांजेक्शन को चेक करना पड़ेगा। मगर यहां पे हमने क्या किया बेटा, अकाउंट को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, अकाउंट्स को सिंप्लीफाइड कर दिया, जनरल से लेजर में पोस्ट कर दिया, और सबके हमने सेपरेट अलग अलग अकाउंट बना दिए। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आते बेटा, अब क्या होता है, ये जो 2 स्टेप है पूरे साल, और अकाउंट में कोई स्टेप नहीं होता है, बीच में कुछ उधर उधर हो जाए, मगर नॉर्मली पूरे साल जनरल पोस्ट इनटू द लेजर, डे टू डे ट्रांजेक्शन इन जनरल, मंथली बायो मंथली पोस्ट इनटू द लेजर। देयर इज नो हार्ड रूल टू पोस्ट मंथली, बट नॉर्मली मंथली हम पोस्टिंग कर देते हैं, कर देना चाहिए, नहीं तो फिर अकाउंटेंट का ही वर्क बढ़ जाता है। सो जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर, ये थ्रू आउट ईयर चलता रहता है। अब बच्चे हम बात करते हैं, हमारा पूरा साल हो गया, पूरा 1 ईयर आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप अकाउंट से देखो, थर्ड स्टेप अकाउंट से क्या लिखा हुआ है, थर्ड स्टेप लिखा हुआ है समराइजिंग,
कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, थर्ड स्टेप यहाँ पे मिस हो गया, दिस इज द समराइजिंग। समराइजिंग, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप के ऊपर है। थर्ड स्टेप अकाउंट्स ने लिखा है हमारे लिए, दैट शुड बी समराइजिंग। अब बेटा हम देखेंगे समराइजिंग क्या है, ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समराइजिंग, अब जो समराइजिंग है हमारा बच्चे, समराइजिंग के अंदर क्या करना है हमें कि अब पूरा 1 ईयर हो गया, अब हमारा क्या हो गया, पूरा 1 साल हो गया। अब 1 साल के अंदर जनरल और लेजर तो बनी रही थी। अब ऑनर जो है वो अपने अकाउंटेंट को बुलाता है और अपने अकाउंटेंट से कहता है, भाई साहब पूरे साल हमने अपना बिजनेस चलाया, सेल हुआ, परचेज हुआ, 5-6 हजार परचेज होंगे, 5-6 हजार बार सेल होगा, 10-1 हजार बार कैश के ट्रांजेक्शन होंगे, 1-2 हजार बार बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे, लोन का ट्रांजेक्शन हुआ होगा, बीच में हमने लैंड खरीदे होंगे, बिल्डिंग खरीदे होंगे, हमने रेंट पे किया होंगे, हमने इलेक्ट्रिसिटी पे किया होगा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो ऑनर ये कहता है कि मेरे को एक क्विक रिव्यू चाहिए। बुक तो आपने बना रखा है, मैं पूरा का पूरा बुक देखता रहूंगा तो बस इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बुक बने हुए ठीक है, मगर मेरे को एक क्विक रिव्यू चाहिए कि पूरे साल के अंदर, पूरे 1 ईयर के अंदर मेरा कैश बैलेंस कितना है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पास बिल्डिंग कितने की पड़ी हुई है, फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ है, टोटल हमने रेंट कितना पे कर दिया, पूरे साल के अंदर हमने टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे कर दिया। आई नीड द टोटल इन ए वेरी क्विक व्यूज, मेरे क्विक व्यूज में चाहिए मेरे को। देन अकाउंटेंट क्या करेगा, सारा भाई खाता उठा के सर को दे देगा, लो सर देखते रहो बैठ के, नो, इट्स अ पैनिक। सो नाउ द थर्ड स्टेज इट स्टार्ट इन अकाउंटिंग एंड दैट इज नॉन एज अ समराइजिंग। अब हम कहां पे है बेटा, समराइजिंग। देखो जो मीनिंग है, जो अकाउंट्स की डेफिनेशन है वो फालतू नहीं लिखी हुई है, सबके स्टेप बाय स्टेप मीनिंग है। अब समराइजिंग करेगा, समराइजिंग में क्या करेगा अकाउंटेंट, ये जितनी भी उसने बुक बना रखी है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बैंक बुक, राम बुक, सेल्स बुक, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जितने भी अकाउंट उसने बनाए होंगे, लेजर बनाए होंगे, उन सबको क्लोज कर देगा। क्या करेगा, उन सबको क्लोज करेगा, क्लोज करके, ठीक है, इन सबको क्लोज करेगा एंड क्लोज करके हम यहां पे कहते हैं उसकी बैलेंसिंग फिगर, फाइनल बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर देगा कि फाइनल फिगर कितना है। कैश को क्लोज करेगा, पूरे साल भर कैश चल रहा था, टोटल साल में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उनकी एक बैलेंस निकाल देगा कि भाई हमारे पास कैश अभी कैश इन हैंड 5 लाख रुपए। इसी तरीके से पूरे साल में बैंक में 2000 ट्रांजेक्शन हुए होंगे, मगर उस 2000 का ट्रांजेक्शन का कंक्लूजन बैलेंस करके कि भाई 5 लाख आए, 3 लाख खर्च हो गए, 2 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए, उन सब लेजर को क्लोज करके उनकी बैलेंसिंग फिगर निकाल देगा। और उसी बैलेंसिंग फिगर से बच्चे यहां पे एक वो प्रिपेयर करेगा एंड समराइजिंग को अकाउंट्स में कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं यहां पे, दिस इज नॉन एज ट्रायल बैलेंस। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ आवर अकाउंटिंग सिस्टम। ये हमारा अकाउंट का थर्ड स्टेप है, दैट इज अ ट्रायल बैलेंस। सो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया बेटा। इसमें हम क्या कहेंगे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस किससे बना, तो आपके सामने बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप जा रहा है। ट्रायल बैलेंस किससे बना है, ट्रायल बैलेंस बना है लेजर से। किससे बना है, लेजर से, क्योंकि हमने लेजर को क्लोज किया, लेजर के बैलेंस से ही हमने अपना ट्रायल बैलेंस बना दिया। और ये जो ट्रायल बैलेंस बनता है, इसका फॉर्मेट आपको चैप्टर है बेटा, 13 या 14 चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस ही पूरा चैप्टर है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे 1 बाय 1 चैप्टर है, पूरे अकाउंट्स में आने वाले, पूरे अकाउंट्स में आने वाले जो आपके 11th में सारे चैप्टर है अलग अलग। सो ट्रायल बैलेंस बना दिया जाता है और ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर, फाइनल फिगर लिखा जाता है कि हाउ मच कैश, हाउ मच सेल्स, और इस तरीके से एक ही पेज में सारी की सारी इंफॉर्मेशन को समराइज कर देता है, समरी निकाल देता है पूरे साल भर का। पूरे साल की समरी है, कहते हैं ना समरी। भाई हिस्ट्री हमने इतनी बड़ी लिख दी, स्टोरी मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, बट स्टोरी का समरी क्या है, पढ़ते हो आप इंग्लिश में कि समरी क्या है, दैट इज द समरी। होल ऑफ द ईयर जो बिजनेस आपने करा, जो आपने अकाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है, जो सारे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व किए हैं, 5000, 10000, 20000, लाख, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, उन सारे ट्रांजेक्शन का समरी, फाइनल समरी, दैट इज नॉन एज ट्रायल बैलेंस। उसे बच्चे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ये अभी हम 3 स्टेप में आए हैं। समराइजिंग के बाद आपका जो वर्ड आना है वो इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस।
अगर आप इसका अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, क्योंकि आप मुझे इसको रब करने पड़ेंगे बिकॉज स्पेस है नहीं हमारे पास और अभी हमें इंटरप्रिटेशन समझना है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल, फ्रॉम द जनरल वी प्रिपेयर लेजर, फ्रॉम द लेजर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. सो बोथ थ्री स्टेप आर रिलेटेड. हम उल्टा चलते हैं. ट्रायल बैलेंस किससे बना है? लेजर से, लेजर को बैलेंस करके. लेजर किससे बना है? जनरल से, क्योंकि जनरल में सारी खिचड़ी पकी थी, हमने वहीं से सबको अकाउंट को सेपरेट किया. ठीक है. सो अब इसको मिटाने के बाद आगे का टॉपिक हम करते हैं. ठीक है. आगे का टॉपिक में तो ये 3 स्टेप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रायल बैलेंस तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनकी इंपॉर्टेंस ही और इनका बेनिफिट, इनका ऑब्जेक्टिव ये आपको आने वाले कमिंग क्लासेस में ही आपको पता चलेगा. सो अब हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहां तक कर चुके हैं? अभी आपके सामने हमने क्या करा है? ट्रायल बैलेंस तक हमने समझ लिया. सबसे पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफाई कर दिया. फिर हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया. सारे ट्रांजेक्शन को हमने किस वे में रिकॉर्ड करा? मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया. दिस ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ फॉर्मेट ऑफ जनरल. जनरल बना लिया. फिर हमने इसको क्या कर दिया? क्लासिफाइंग कर दिया. We separated all the accounts from the general. जनरल से हमने सारे अकाउंट जो खिचड़ी पका हुआ था एक ही जगह पे, उन सारे जनरल में से हमने क्या किया? सेपरेट अकाउंट बना दिया. एंड दिस इज नॉन एज द लेजर. एंड जो वर्क कर रहे हैं हम उसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग. सो लेजर पोस्टिंग हो गया हमारा. एंड आफ्टर दैट हमने समराइजिंग कर दिया. समराइजिंग हमने क्या करा कि जितने भी हमने लेजर्स बनाए थे साल के एंड में आके, ईयर के एंड में आके, उन सारे लेजर्स को हमने क्या किया? बैलेंस कर दिया. और बैलेंस करने के बाद हमने उनसे एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस बना लिया. और ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है पूरे साल भर का ताना बुना, पूरे साल भर के सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए वन प्लेस इन ए समरी फॉर्म. एक समरी फॉर्म पे आ जाता है जिसमें सारे के सारे डाटा, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, कितने का सेल हुआ, कितने का परचेज हुआ, कितने का टोटल एक्सपेंसेस पे हुआ, कितने का टोटल इनकम रिसीव्ड हुआ, कितने का लैंड है, कितने का बिल्डिंग है, कितने का फर्नीचर है, कितने का बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है. ऑल द इंफॉर्मेशन इन ए वन प्लेस एंड दैट इज नॉन एज द ट्रायल बैलेंस. मगर बच्चों अभी तक सारे इंफॉर्मेशन ही है हमारे पास, मेन चीज तो अभी तक नहीं आई. और वो मेन चीज क्या है? हमारा टारगेट क्या है अकाउंट्स बनाने का? भाई हमारा टारगेट है अकाउंट्स बनाने का कि भाई हमारे साल के एंड में जो इतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी से बाहर है कि वो लर्न नहीं कर सकता, इसलिए उसने अकाउंट्स बनाया है, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करा है, अकाउंट्स के सारे सिस्टम को फॉलो अप करा है. तो अब उसको उसके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस या टोटल बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और टोटल कितनी लायबिलिटी है, ये एसेट और लायबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं स्टेप सीख रहे हैं. तो ये सारी चीजें कि अभी तक उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है. अब हम देखेंगे आगे का स्टेप. तो बच्चे हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा अभी तक आपके सामने है. सबसे पहले अब हम वर्ड को एक्सप्लेन कर करके रिकॉर्डिंग. सो व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग था. तो रिकॉर्डिंग के बाद हमारा क्या हुआ था? रिकॉर्डिंग से हमने क्या किए थे? रिकॉर्डिंग से बच्चे हमने क्या किया? रिकॉर्डिंग से हमने बना लिए थे जनरल. हमारा जनरल प्रिपेयर हो गया था. उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप था दैट आर द क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग में हमने क्या किया था? दैट इज अ लेजर. हमने लेजर बना लिया था. तीसरा हमारा क्या था? समराइजिंग. और समराइजिंग में हमने क्या प्रिपेयर कर लिया था? ट्रायल बैलेंस. ये 3 स्टेप में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं. 3 स्टेप हम ऑलरेडी जा चुके हैं. सो रिमेंबर, जनरल, फ्रॉम जनरल वी प्रिपेयर लेजर, फ्रॉम लेजर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. सो इट इज इंटर रिलेटेड. और ट्रायल बैलेंस आ गया. ट्रायल बैलेंस का मतलब है हमारे पास पूरे साल का समरी आ गया. अब हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन है साल भर का. अब हमारे पास कुछ नहीं छूटा, सारे इंफॉर्मेशन एक जगह पे हमारे पास इकट्ठा मिल चुका है. अब अकाउंटेंट का काम क्या है बेटा? ध्यान से देखना. फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आ चुका है. ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस निकलने के बाद हमारा जो फोर्थ वर्ड है उसका काम यहां पे यूज हो रहा है
दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस हमारा जो निकला है, जो कि हमारे साल भर के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का डाटा है, डेटा है हमारे पास, टोटल अकाउंटिंग पूरे साल भर के अकाउंट्स का हमारे पास डेटा है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, रेंट, सैलरी, ऑल द थिंग्स का हमारे पास जो डेटा है, उस डेटा को इंटरप्रिटेट किया जाएगा, उसको एनालिसिस किया जाएगा, उसको रिसर्च किया जाएगा। एंड फ्रॉम दैट डेटा, फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन, नाउ वी हैव टू बी द फाइनल कंक्लूजन्स। अब हम अपने फाइनल कंक्लूजन्स में आएंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन करने के बाद इस इंटरप्रिटेशन में बनाई जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाई जाएगी बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी आपको मैं बताऊंगा कि पूरी की पूरी हमारी मेहनत, पूरा का पूरा हमारा साल, जो डे 1 से लेकर जनरल से लेकर लेजर से लेकर ट्रायल बैलेंस तक जो बनाया था, वो सारा का सारा सिर्फ एक ही चीज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। वी वांट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो नॉन एज इन ए सिंपल लैंग्वेज फाइनल अकाउंट्स। अब हमारा अकाउंट का ये लास्ट स्टेप है जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। अब हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, इसके बाद और कोई स्टेप है ही नहीं। सो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी हैव टू बी प्रिपेयर। हमें 3 चीजें बनानी पड़ती है। फर्स्ट वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट का बेटा I/C लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको शॉर्ट में हम हर जगह यूज करेंगे, P&L अकाउंट। एंड थर्ड हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। सो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी हैव टू बी प्रिपेयर, द अकाउंटेंट हैव टू बी प्रिपेयर 3 अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट, सो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे बिजनेस का, अब देखो स्टार्ट होने लगे हमारा रिजल्ट। अब रिजल्ट आ रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, या तो हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा या ग्रॉस लॉस हो गया होगा। अब आप कहोगे सर ये ग्रॉस वर्ड क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का मतलब ये होता है बेटा, ट्रेडिंग का मतलब होता है सेल एंड परचेज। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब ये होता है, कभी आप किसी कंपनी का नाम देखोगे ना, ट्रेडर्स लिखा होगा, राम एंड लाल ट्रेडर्स, राम एंड लाल ट्रेडिंग कंपनी। तो ट्रेडिंग कंपनी या ट्रेडर्स का मतलब होता है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, वो सेल एंड परचेज कर रहा है। तो जो सेल एंड परचेज से हमारे पास प्रॉफिट आया है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, बट ये हमारा अभी एक्चुअल नेट रिजल्ट नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, हमने 10 लाख रुपया का सेल किया। क्या किया हमने बेटा? 10 लाख रुपए का सेल किया और उसमें से हमने 6 लाख रुपए का परचेज किया। जैसे मिस्टर ठाकुर ने अपना मोबाइल का काम स्टार्ट किया था, याद है? मोबाइल का काम स्टार्ट किया था 10 लाख रुपए से। अब देखो उन्होंने 10 लाख रुपए का सेल कर दिया, मगर उसमें से उनके 6 लाख रुपए के परचेज भी हैं। रिमेंबर 6 लाख रुपए का हमने परचेज किया था, फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना, वहां पे मैंने आपको बताया था 6 लाख रुपए का परचेज है, 2 लाख रुपए का कैश में था और 4 लाख रुपए का हमारा क्रेडिट परचेज था, उधारी में था। टोटल उन्होंने 10 लाख रुपए का सेल कर दिया और 6 लाख रुपए का उनकी परचेज है, तो उनके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया वो प्रॉफिट आ गया 4 लाख रुपया। मगर बच्चे याद रखना, ये उनका अभी ग्रॉस प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है ये उनका ग्रॉस प्रॉफिट है। सो ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि 10 लाख का बेच दिया उन्होंने, 6 लाख रुपए का उन्होंने परचेज किया था। क्या सिर्फ परचेज ही उनका एक्सपेंसेस है? नहीं हो सकता ना। आपको याद होगा उन्होंने सिक्योरिटी पे क्या लिया था? 100। 10,000 रुपया तो उनकी क्या थी? रेंट थी। तो 1,20,000 रुपया का तो उनको रेंट ही देना पड़ गया था, याद है? अब जो
4 लाख रुपए की जो प्रॉफिट आ गई है, उस प्रॉफिट में से उनके और भी खर्चे हैं, और वो खर्चे शो किया जाता है P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो बाकी के सारे खर्चे, सेल एंड परचेज को छोड़कर बाकी के खर्चे, रेंट, स्टाफ का सैलरी, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स, जीएसटी, सारा कुछ P&L अकाउंट से में डाला जाएगा। और P&L अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस डालने के बाद जो मिस्टर ठाकुर के पास लास्ट में बचेगा, वो बचेगा आइदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। या तो बिजनेस में प्रॉफिट में चले जाएंगे या बिजनेस में वो नेट लॉस में चले जाएंगे। तो हम मिस्टर ठाकुर को क्यों उदास करें, हम उनको प्रॉफिट ही दिखा देते हैं। भाई पहला साल बिजनेस किया है उन्होंने, मोबाइल का बिजनेस किया है, वैसे भी मोबाइल के बिजनेस में लॉस कम ही होता है, ठीक है। सो मिस्टर ठाकुर का ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपया आ गया था। अब इस 4 लाख रुपीज में he paid the other expenses 3 lakh rupees. That means he paid the other expenses like a rent, like a salary, electricity bill, telephone bill, and many other expenses. So he earned a rupees of 1 lakh rupees. अब उनके पास जो नेट प्रॉफिट मैंने P&L अकाउंट में हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो सारे खर्चे होते हैं, बेटा पूरा चैप्टर है और 2 चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ गया। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हियर द लास्ट बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जो मिस्टर ठाकुर जो बिजनेस चला रहे थे, उनके पास उन्होंने बीच में हो सकता है कोई छोटी मोटी लैंड ले ली होगी, भाई बिजनेस कर रहे थे कुछ ना कुछ तो लेंगे, लैंड ले लिया होगा या कहीं बिल्डिंग ले लिया होगा, या उन्होंने स्टार्ट में फर्नीचर वगैरह तो खरीदा ही था, फर्नीचर खरीदा था, लैपटॉप खरीदा था, ठीक है ना, और उन्होंने कहीं से बैंक लोन वगैरह भी लिया होगा लैंड या बिल्डिंग खरीदने के लिए। ये सारी चीजें एसेट्स एंड लायबिलिटी कहलाती है। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करेंगे, उनके बिजनेस का जितने भी एसेट्स हैं और उनको जितना भी पैसा वापस करना है, बैंक का लोन या फिर, उन सब को हम बैलेंस शीट्स के अंदर दिखा देंगे एज एन एसेट्स एंड एज एन लायबिलिटी एंड हियर फुल स्टॉप। अब हम अकाउंट्स को पूर्ण विराम देते हैं, शायद हिंदी का वर्ड है पूर्ण विराम, ठीक है, दैट इज अ फुल स्टॉप। नाउ योर अकाउंटिंग प्रोसेस हियर आफ्टर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट्स, फुल स्टॉप। आपने कभी सुना होगा, आपके अगर फादर बैंक वगैरह में है या बिजनेसमैन भी है या किसी और भी अदर सर्विस में है, तो आप सुने होंगे कि भैया 31 मार्च चल रहा है और ये जो बनता है बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L, आपको बता दूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन में यहीं पे डाल दूं, दिस इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑन 31 मार्च ईयर 2020 ले लेता हूं जो करंट ईयर है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ये पूरा साल में हम बैठ के नहीं बनाते हैं, पूरा ईयर एंड जब हो जाता है तो ईयर एंड में एक पर्टिकुलर डेट पे बैठ के 31 मार्च 2020 या जैसे जिसका बिजनेस है, हम एक पर्टिकुलर डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पूरे बिजनेस का, पूरे होल ऑफ द ईयर का मिरर सामने आ जाता है कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है, हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हो गया है, हमारे बिजनेस में टोटल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस कितना है, हमारे बिजनेस में टोटल लायबिलिटी, बैंक लोन, देन इंटरेस्ट ड्यू, एनी रेंट ड्यू, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, क्रेडिटर, कितना पैसा देना है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाती है। और इस तरीके से हमारा जो अकाउंट का जो प्रोसेस था, जो सिस्टम था, वो अब यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग प्रोसेस। ये हमारा क्या था बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस था। सो अब हमारा इंटरप्रिटेशन भी हो गया, हमने इंटरप्रिटेशन भी कर दिया और हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना दिया। सो अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क किया जाता है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर अकाउंटेंसी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का क्या है, अकाउंट्स का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था अकाउंट्स के अंदर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ए वन डे वर्क। ये एक दिन का काम नहीं है कि आप साल भर आराम से बैठे रहे और लास्ट में आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, ट्रेडिंग बना दिया, P&L बना दिया और बैलेंस शीट बना दिया। कभी नहीं हो सकता है। इट इज द होल ईयर प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। और हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था बेटा? अब यहाँ पे देखो बता ही दिया था मैंने आपको। हम यहाँ पे पर दोबारा से देखते हैं हमारी अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं वर्ड हटा रहा हूं। आवर द फर्स्ट स्टेप जर्नल, सेकेंड स्टेप लेजर, थर्ड स्टेप ट्रायल बैलेंस, फोर्थ स्टेप फाइनेंशियल statement, in which we prepare the three account: trading account, P&L account, and the balance sheet and full stop. So this all is known as our accounting process. इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? Accounting process. This is known as accounting process. सो ये जो मैंने आपको बड़े आराम से यहाँ पे 4-5 स्टेप में लिख दिया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका याद रखना। अभी से मैं आपको अलर्ट कर देता हूं, दिस इज द 80% सिलेबस। 80% आपका 11th का सिलेबस है। 80% पूरे 11th में आपको यही पढ़ना है कि जर्नल कैसे बनाना है, लेजर कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, ट्रेडिंग कैसे बनेगा, P&L कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा। ये सारा का सारा आपका। सबसे पहले तो जर्नल ही बहुत खतरनाक है। जर्नल के अंदर बहुत चीजें हैं। जर्नल के अंदर जर्नल है, कैश बुक है, सब्सिडी बुक्स है, और ये पूरे क्लास 11th। ये जो बेटा आपका 2 लाइन का डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया था, ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है। अब आपके सामने रिजल्ट आ गया होगा। ये 2 लाइन 3 लाइन का डेफिनेशन पूरा क्लास 11th का कोर्स है। पूरे क्लास 11th का कोर्स है ये। 80% जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 80% आपको क्लास 11th में यही पढ़ना है। जो 20% रहेंगे वो थोड़ा सा अलग से हटके हैं, तो 20% भी इतना कुछ नहीं है। जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट मेन फोकस क्या था? जो आज हमने 3 लाइन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो आपको पहले बुक का पहले चैप्टर में पहले पेज पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टम और आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ interpretation of the financial transactions and communicates to the accounting users, that are the internal and the external. अब इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मगर ओवरऑल आज हमारा अकाउंट का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है हम करते रहेंगे। तो बेटा याद रखना, अकाउंट्स में हमें क्या क्या करना होता है। अगर अब आपसे आपके अंकल, आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, आपके कोई भी अगर आपसे पूछता है भाई कॉमर्स तो ले लिया और अकाउंट्स में ये बता कि करोगे क्या, तो बिल्कुल उसको आराम से बैठा देना और समझा देना कि अकाउंट्स के अंदर हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या सोशल ट्रांजेक्शन है। अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो हम उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जर्नल करते हैं। जब हम जर्नल बना लेते हैं तब उन जर्नल में से हम क्या करते हैं, सबको सेपरेट कर देते हैं। हम अलग अलग सबके लेजर बनाते हैं, हमें लेजर बनानी पड़ती है। जब हमारा लेजर बन जाता है, साल के एंड में सारे लेजर को हम क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद हम समरी तैयार करते हैं एंड उस समरी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। एंड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, उस समरी से, उस पूरे साल की समरी से हम इंटरप्रिटेट करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं उस ट्रायल बैलेंस को देखकर, और उससे फिर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मेन टारगेट था हमारे अकाउंट का, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने बिजनेस का निकालना था, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट से हम P&L अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल जाता है, जिससे हम टैक्स वगैरह पे करेंगे, और लास्ट में हमें हमारे बिजनेस का टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी पता चल जाता है। हम बैलेंस शीट बनाते हैं और हमारा अकाउंट सिस्टम बंद हो जाता है। सो बच्चे, ये था हमारा टोटल अकाउंटिंग प्रोसेस का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में बात करेंगे, और भी कुछ टॉपिक लेके हम बैठेंगे। बट आज का
आपका ये टॉपिक है। अगर आपको बच्चे इनमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका लैक हो जाता है, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आता, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हर डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, यूट्यूब के हर चैनल में, हर वीडियो में अपना डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर देता हूं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी कई बार प्रॉब्लम होती है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली बाय फोन और व्हाट्सएप में। आई एम वेरी प्लीज एंड हैप्पी टू हेल्प यू। मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को हेल्प करने में, अपना जो नॉलेज है बच्चों के साथ शेयर करने में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं फोन ना उठा पाऊं या व्हाट्सएप ना उठा पाऊं, बट आई मस्ट रिप्लाई योर क्वेरी वेन एवर आई एम फ्री। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कुछ नया चीज लेके मिलते हैं। बाय बच्चे।